नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल भावकणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज की अगर मैं बात करूं तो सहस्त्रधारा रोड पे आपको भी पता होगा कि बहुत सारे का पानी आया था, फ्लड आया था और उससे सड़क का एक बहुत लंबा किनारा टूट गया था। आज हम निकले थे उस स्टोरी के लिए, देखने के लिए कि क्या कुछ वहाँ हुआ है। लेकिन वो देखते देखते हमें कुछ लोग मिले हैं, पवन मिले हैं जो सहस्त्रधारा के रहने वाले हैं और हमें देख के वो पहचान गए और उनकी एक समस्या है, एक समस्या में वो फंस गए हैं। तो वो पवन मेरे साथ आप देख सकते हैं, बाईं तरफ पवन बैठे हुए हैं और दाईं तरफ मेरे सिम्मी बैठी हुई है। इससे पहले कि आप लोग मामले को समझें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बाकी बारी बारी मैं बात करूँगा दोनों से, कि पवन मूल रूप से सहस्त्रधारा में इनका एक होटल है, होटल को संचालित करते हैं और सीज़न के समय सहस्त्रधारा में आपको भी पता है भीड़ भड़ाका होता है। कुल मिला के ये समझे कि एक होटल संचालक हैं, एक व्यावसायिक हैं। और दाईं तरफ जो सिम्मी बैठी है ये मूल रूप से बरेली के रहने वाली है। और आज हम पवन जी की इस बात को लेके यहाँ बैठे हैं कि पवन जी ने हमें क्यों याद किया है। राजेश पोलखोल भावकणा के पास में अगर वो पहुँचे हैं या मिले हैं तो क्या कारण है, ये बड़ी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, बड़े गौर से इस बात को समझना पड़ेगा। दोनों का पक्ष हम दिखाने वाले हैं और इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, उसको भी दिखाने वाले हैं। तो पवन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया। नमस्कार जी। क्या मामला है, ये क्या मामला हो गया है? आप पूरा परिवार आपका जो है आज बात करें तो परेशानी में आ गया। हाँ जी, बात ऐसी है जी, ये है हमारा होटल है सहस्त्रधारा के बीच में। तो ये लड़की जो है हमारे पास 20 जून को आई थी एज ए कस्टमर, जैसे सारे आते हैं, जैसे रजिस्टर में एंट्री होती है सभी की, ऐसी इसी की हुई है। और इसके 1 या 2 दिन बाद अब जब हमने इसके रेंट के लिए कहा कि बाबू रेंट दीजिए मैडम, हमने कहा, तो इसने कहा भैया मैं घर से भाग कर आई हूँ और ऐसे ऐसे मैं जॉब का पता करते करते यहाँ पहुँच गई, अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और मेरे को जैसी जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, अभी मेरे को यहाँ पर रहने दो। फिर मैंने वो चीज़ ना करते हुए मैंने अपने पुलिस चौकी जो आईटी पार्क पड़ती है वहाँ पर कॉल करी। मैंने कहा ऐसी ऐसी लड़की है, तो उन्होंने कहा बालिक है, नाबालिग, उन्होंने सारा पूछा है जो उन्होंने पूछना था। मैंने कहा बालिक है। फिर 1 दिन बाद उन्होंने चौकी बुलाया, हम चौकी लेके गए इसको। फिर उन्होंने इसके साथ पूछताछ करी, इसके घर का नंबर लिया, इसके घर सूचित किया, फिर इसके मम्मी पापा को दोनों को बुलाया। तो 1 दिन छोड़ के इसके मम्मी पापा आए इसको लेने के लिए, इसको रिसीव किया यहाँ से। इसका जो भी सामान था मेरे रूम के अंदर वो मैं इसको चौकी में दे के आया, ये लेके चले गए यहाँ से। यहाँ से लेके गए और करीब हफ्ते भर के बाद ये फिर घर से भागकर और मेरे ही पास आ गई। मैंने इसको पूछा क्या हुआ बाबू, नहीं कि मेरे घर वाले मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और काफ़ी दिक्कतें हैं कि मेरे साथ। इसने बताया और ये मेरे हाथ जोड़ने लगी, भैया अब मेरे घर मत बताना, मेरे को कहीं जॉब लगने दो बस। ये 1-2 जगह पहले भी रुकी है, इसके साथ कुछ किसी ने गलत करने के लिए या गलत करने के लिए बोला होगा, उस वजह से वो इधर उधर नहीं रुक पाई है। ये इसने देखा है कि या तो सेवली है या तो फिर कुछ देखा होगा इसने हमारे बीच में, तभी ये दोबारा ये आ गई है हमारे। तो इसके बाद इसके घर वालों का मेरे को खुद कॉल आया कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ जी लड़की आ गई है, दोबारा यहीं पर आई है। उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास आई है, उन्होंने ये कहा कि लड़की भाग गई है बाबूजी की, आप पता करना। मैंने कहा भाग गई है क्या, यहीं पर आ गई है वो। आप ऐसा करना, जिस चौकी में आप पहले आए थे वहीं पर आना, मैं लड़की को वहीं पर लेके आ जाऊंगा और तुम ले जाना फिर इसको। उन्होंने ना किया, ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मुकदमा कर दिया मेरे नाम का। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने अपने जो भी अपनी चलिए मैं आऊँगा, पेपर वगैरह तैयार करने के लिए मैं आऊँगा। अब पवन बता रहे हैं कि ये लड़की बरेली से आई है, एक बार इनके होटल में आई थी, इन्होंने वहाँ फ़ोन करके सिम्मी के घर वालों को फ़ोन करके इसको वापस भिजवा दिया था, लेकिन फिर ये दोबारा भाग के आई है घर से और इस बार वो लेने नहीं बल्कि मुकदमा दर्ज करा के आए। अब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले सिम्मी आपके पास में आता हूँ। सिम्मी, आप घर से बरेली, कहाँ घर है आपका? बरेली में। बरेली में है, तो यहाँ कैसे पहुँचे देहरादून? बरेली से देहरादून आई। तो क्या मतलब क्या? जॉब के लिए आई थी। अच्छा, जॉब के लिए आई जॉब थी। करने के लिए। इनके पास कैसे पहुँची? जॉब ढूंढती ही। अच्छा, तो अपनी मर्जी से आए हैं? मर्जी से आई हूँ, खुद आई हूँ, हाँ। किसी का जोर दबाव है ही नहीं मेरे पे।
तो बीच में चली भी गई थी घर, हाँ फिर लौट के आ गई? हाँ, मम्मी पापा ने मुझे मारा, बंद कर दिया था कमरे में, हाँ। कहीं आने जाने नहीं दिया। और यहाँ से क्या क्या लेके गए थे, जॉब कराऊंगा, कुछ भी नहीं कराया, बंद कर दिया उन्होंने मुझे ले आके। फ़ोन कुछ नहीं दिया, कहा था कि फ़ोन दे रखेंगे, और मुझे मेंटल कह दिया। अच्छा। पागल हो गई है ये। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 21। 21 साल की है। और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा 2 भाई। अच्छा। छोटे हैं मुझसे। चलिए, ये सिम्मी है जो बरेली के रहने वाली हैं, और ये अपना बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज करा रही है, इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये स्वयं घर से आई है और घर वाले नौकरी नहीं करने देते हैं, कमरे में बंद करके रख देते हैं, मोबाइल। मुझे मारा था उन्होंने वहाँ पर स्टेशन पे, पुलिस वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, पापा ने। तो आप अपना घर क्यों नहीं जा रही हैं फिर दोबारा? वो मुझे कुछ करने नहीं देते, बंद कर देते हैं मुझे। रूम में कहीं जाने नहीं देते, बाहर नहीं निकलने देते, मारते। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इन्होंने कोई दबाव बनाया हो, पवन के परिवार ने, पवन ने आपको बुलाया हो तब आए हो? नहीं बुलाया, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई। चलिए ठीक है। ये सिम्मी है जो कह रही है, जो कह रही है आपके सामने कह रही है, और इसमें ताज़ा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। मैं पवन जी आपके पास में आऊँगा। सिम्मी मूल रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती है, और इस मामले को अब एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, वो है लव जिहाद का। अभी आपने सिम्मी के बयान देखे, सिम्मी ने जो बयान दिए हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन अब मुकदमा पवन के ऊपर दर्ज कराया है बरेली उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का। और आज ये वीडियो आपके सामने आए तब तक मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सहजदारा पहुंची हुई है, क्योंकि सिम्मी के घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया लव जिहाद का। पवन जी, अब आपके पास आना चाहूँगा। ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप दिखाएं, इससे पहले आपके ऊपर एक सिम्मी के घर वालों ने लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराया है। आपने अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए, जब आप निर्दोष अगर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या क्या कुछ किया है वो ज़रा बताएं। पहले तो चौकी से जो हमने कराया था उनके पास लड़की को पेश कर दिया था। उसके बावजूद भी जब हमें वहाँ से अगर कुछ लिख पढ़ ना मिली तो हम इसको जो कचहरी में इसके दस्तखत होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है इसका, वो करवाया। फिर वहाँ से एसएसपी ऑफिस के उसमें गए, ऑफिस में गए एसएसपी मैडम के, वहाँ पर इसके बयान कराए और मैंने रिसीविंग सी लिए वहाँ से। फिर वहाँ से हम राजपुर थाना पड़ता है हमारा ये, राजपुर थाना गए, राजपुर थाने से इसके साइन वगैरह कराए और इसकी रिसीविंग ली हमने। मतलब जितना हो सके कि जो हमारे ऊपर जो केस बनता ही नहीं है, अपने बचाव के लिए हमने हर चीज़ कर रखा है। जिस चीज़ से हमने कोई गुनाह ही नहीं किया, हम क्यों उस चीज़ में वो रखें। चलिए, क्या क्या आपने किया है थोड़ा सा बताएं। ये तो कचहरी से है जी। ठीक है, एफिडेविट आपने बनवा रखा है, इनसे लिखवा रखा है? हाँ जी, ये इनसे है। ठीक है जी। और ये थानाध्यक्ष राजपुर के नाम है, राजपुर से ये रिसीविंग है। इसके ये इसका आधार कार्ड है। हाँ जी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम भी आपने लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये हमने जो जितने पेपर हमने यहाँ से जहाँ से जैसे इसके बयान कराए या फिर रिसीविंग कराई है और जो वीडियो क्लिप बनाई थी, तो हमने ये सारे एक वहाँ के बरेली के थाने में भेजी है, एक इसके घर भेजी है और एक और जगह भेजी है, कहीं हमारे वकील ने भेजी है। तो 2 जगह से ये रिसीव हो चुके हैं और इनके घर वालों ने रिसीव नहीं किया है, वो वापस आ गया है। ठीक है। ये हमारे डाक के जो डाक कराया था, स्पीड पोस्ट से करा रखे हमने, वो चीज़ है। ये इसकी एंट्री है, जब ये होटल में आई थी तब की एंट्री है। ठीक है, ये इसकी एंट्री है जब इसने, और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। है ये सारी इसकी एंट्री हैं। ये राजपुर थाने की रिसीविंग भी है। ये चीज़ें हमने ये सारे करवा रखे हैं पहले ही, कि कल के दिन हमें भी मालूम था कि ये मोमडन है, हम हिंदू हैं। हालांकि हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, पर जो इनका सोचना था वो हम पहले ही समझ रहे थे इनको कुछ। ठीक है। हाँ जी। चलिए, इसके अलावा और क्या दस्तावेज हैं? और हमने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर रखा है, वकील से करवा रखे हैं। ठीक है। इलाहाबाद से। पहले तो हम मामला सुलझाने के लिए हमने अपना वकील बरेली भेजा थाने में कि क्या मामला है, इनके घर वालों को फ़ोन करा, इनके घर वालों ने भी कहा कि नहीं, हम केस के थ्रू बात करेंगे कि। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने अपना वकील किया, वहाँ पर भेजा इनके थाने में बरेली में। उन्होंने भी ना सुनी की है जो हमें वकील ने बताया। हमने वकील वापस बुलाया, फिर हम इलाहाबाद के लिए निकले दूसरे दिन।
इलाहाबाद के लिए हमने स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर रखा है। जैसे हमारा स्टे ऑर्डर आ जाएगा हम खुद पेश हो जाएंगे। चलिए, अब देखिए, बहुत सारे के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे और अलग अलग एंगल से देख भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पवन और पवन का परिवार और पूरा जो इनका गांव है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पवन और उसके परिवार ने जो किया, आज नौबत ये तक आ गई है कि लव जिहाद का मुकदमा पवन के ऊपर दर्ज हो गया। पवन जी, आज भी इसको वापस भेजने के लिए आपकी तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसके माँ बाप आए, मेरे को बेगुनाह साबित कर दें यहाँ पर कि उन्होंने गलत केस किया है, अपनी बेटी को ले जाएं। हमें इससे कोई लोभ लालच कुछ नहीं है। ये इसकी मर्जी है, अपने घर वालों के साथ रहती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। पर जो इन्होंने गलत केस कर रखा है, इस चीज़ को सुलझा दें वो पहले। चलिए, जो केस हो रखा है, सिमी आपके पास आते हैं। आपके घर वालों ने पवन के ऊपर झूठा ब्लेम लगाया, फंसाया भैया को। हाँ, तो कैसे बचेंगे अब ये? कैसे बयान, क्या आप कह सकती हैं ऐसा? मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ देहरादून, अब रह भी अपनी मर्जी से ही रही। हाँ, तो अपनी मर्जी से घर नहीं जा सकती अब? नहीं, तो मामला सुलझेगा कैसे भाई? आपके जो मम्मी पापा हैं वो तो, उन्होंने तो केस लगा दिया पवन के ऊपर, आप खुद कह रही हैं कि झूठा केस लगा दिया, झूठा केस लगा दिया। हाँ, तो कैसे होगा मामला को, क्या समझती हैं आप, सुलझेगा कैसे? घर तो जाना चाहती हैं या नहीं? नहीं, घर नहीं जाना चाहती मैं। वो फिर से मुझे मारेंगे, बंद कर देंगे। तो फ़ोन पे भी बात नहीं हो सकती? आप उनको ये नहीं कह सकती कि इनकी कोई गलती नहीं है, मैं तो लेगा कि जॉब अप कराएंगे, फिर उन्होंने ले आके मुझे बंद कर दिया। और कह दिया ये मेंटल है, पागल हो गई है। चलिए, सिम्मी की सारी बातें आपने सुनी हैं, लेकिन समस्या यहाँ अब पवन के साथ और उनके परिवार के साथ आन खड़ी हुई है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब मैं पवन के पापा को लेके आऊँगा, उनकी बातचीत भी हम सुनेंगे और उनसे भी आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये परिवार कितनी बड़ी समस्या में फंस रहा है। बने रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये कोई खबर नहीं है, ये हकीकत है। और एक परिवार के साथ जो हो रहा है, उन परिवार की आप बीती आप तक पहुंचा रहे हैं और आप तय कीजिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि आप देखिए इस वीडियो को कि इसमें दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं। और अब पवन के पिताजी हमारे साथ हैं। भाई जी, बात सुना क्या? वही हो मामलो वतना तो पवनन बता ली, लेकिन ये तो नहीं कुछ छिपाना है आप लगे आए हैं? कुछ नहीं साहब, छिपाना हमारे तो बच्चे के बराबर से। मेरी 3 बेटी थे साहब। हाँ। 2 बेटान 1.5 साल को नाते। एक बेटी मेरी गुजरात से भी हुई, एक यूपी में था, एक उत्तराखंड में था। हम तो इधर अपना बच्चा को समानो समय ना अपना परिवार का साथ रख रहे हो, अपने गल खाणु खले रहे हो। हमारी गल अपना बच्चा के बराबर समझो कि ताकि इनकी इज्जत के ऊपर कोई हाथ ना उठाओ, कुछ ना हो। हम पवन को बोले बेटा ये न कर, पुलिस रिपोर्ट करे, सब कुछ करे, उसके बाद भी यूँ हम पर गलत तो कर देने हमसे ना, बदनाम कर दें पूरा इलाका। हमारा गाँव वाला बोल रहे हैं कि वो बेटा भगई लाइन। ठीक साहब, भगई क्या ले, 1.5 साल को बच्चा था, उसकी बारी भी रोड लगी, उसकी माँ रोड लगी। हम इसे पाल दो ना, तो अपना बच्चा का बराबर, अपने बेटी के बराबर, ये ना भी पवन पर राखी बांधी, मेरे भाई हैं तू। और आज हम तो ये परेशानी पड़ने की एक मानवता नाता, इनकी इज्जत बचाए, इनका रात में सैदार हम घूम से नहीं, मेरे बेटों ने ये बचाए। आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, एक बेटी की बात है। और मैं तो प्रार्थना कर दो कि यार सुरक्षित रहो और सुंदर रहो, अपना घर जाओ, अपना बेव करो, जन मर्जी रहो। हम हमारी गल भी ना हो, हमारा तो कई हजारों रुपया लाखों। लेकिन वो तो मना करने की बल मैं घर जा दूँ नहीं, मैं घर जाने हो तो उन फिर मैं मार रहे हूँ, कमरा पर बंद कर दे रहा हूँ, मैं तो नौकरी करना चाह रहा हूँ। तो नौकरी करना चाहते तो वो माँ बाप अगली बार भी ये नहीं भेजे घर, फिर इका बाबा ने फोन करे कि वो खाएगा बाबा नौकरी लगे जा। हम सीधा साधा घड़वाले आदमी लगे नहीं है नौकरी। नौकरी क्या अपने गेल रखे, अपना बिस्तर में सुलाए, अपना अलग कमरा देने 700 रुपये रोज को कमरा साहब, होटल को देना पड़ता किराया, हमारा नहीं होटल, हम नौकरी कर दूँगा। और तब ऐसा नहीं 5 होने गया। और आज हम पर ये तो बताइएगा, मुझे नहीं बेइज्जती सहन करने पड़ रहा है, क्या करूँ साहब? यह का वजह से आप लोग से निवेदन है कि कुछ हम होता है, कुछ भी इंसाफ होता हम होता है। यूपी पुलिस भी प्रार्थना कर दूँ, और उत्तराखंड पुलिस भी, वहाँ मुख्यमंत्री जी से भी, और एक मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर दूँ कि हम बचे दिया, हम कुछ नहीं करें। चलिए देखिए, पवन के पापा ने जो कहा है वो आपने सुना है, और मूल रूप से गढ़वाल के रहने वाले हैं। और सिम्मी के पास फिर आता हूँ। सिम्मी,
अब क्या करने का विचार है? वापस जाओगी? वापस मुझे नहीं जाना, वो फिर से मुझे साथ बहुत मारेंगे पीटेंगे मम्मी पापा। तो फ़ोन करके बता तो दो उन्हें, फ़ोन करके बोल दो कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इन्हें क्यों? नहीं करी, उन्होंने तो मना कर दिया, हमें बात नहीं करनी है। हाँ फिर दोबारा फ़ोन आया उनका, हाँ तो पता नहीं क्या क्या कहने लगे मुझसे। हाँ। वो तो मारते पीटते हैं मुझे बहुत बुरा। यहाँ से झूठा ब्लेम कह के ले गए मुझे कि जॉब वॉब कराएंगे, कुछ भी नहीं करा, बंद कर दिया उन्होंने ले आके मुझे कमरे में। चलिए ठीक है। तो भाई साहब, अब अंत में शासन प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मेरी एक अपील है साहब, गढ़वाली में हमारा मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड का और यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये निवेदन कर दूं कि हमारा परिवार पर जो आपद आई, आप लोग देखन, 4 आँख का मालिकन आप देखन, अगर हम कोई गलत करी हो तो हम तो सजा होनी चाहिए हमारा पूरे परिवार को। अगर हम गलत नहीं करी हो, कई बच्चा की मदद करी हो तो वही हम दंड की मिल रहा है, यही बात है बस। चलिए ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। पहले पवन यहाँ पे बैठे हुए थे, अब पवन के पापा हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और इधर सिम्मी है जो बार बार लगातार इस बात को कह रही है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे घर पे मारते हैं, मुझे नौकरी नहीं करने देते। बच्ची है और बच्ची की अपनी ख्वाहिशें हैं और अपनी नाराज़गी भी है। ये जो परिवार आज मुसीबत में है, अब आप खुद तय कीजिए। उत्तराखंड पुलिस से भी निवेदन करूँगा, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी, और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो ये परिवार आज मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि इस परिवार का बहुत सारे का पैसा भी खर्च हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना, वहाँ से स्टे अप्लाई करना, कितना खर्चा होता है। अनावश्यक परेशानी खड़ी हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव।